Hello and welcome to Chronicle IAS. My name is Alok Singh and we are discussing our UPPCS mains question discussions. So हमारे सब टेस्ट सीरीज है उनके क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं. So today we'll be discussing the questions related to economy from test paper 9 of our paper discussion. So broadly economy के questions we'll be discussing in this session. So the very first question of this test paper, that is question number 1 of section A. एक 8 marker question है and we have to write 125 word में इसका आंसर, राइट. सेक्शन ए के जो भी यूपीपीसीएस मेंस के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं उनको 125 वर्ड में लिखना होता है, 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं. नाउ the question number one talks about examine the effectiveness of employment guarantee schemes in alleviating rural distress. रूरल डिस्ट्रेस को खत्म करने में जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स प्रोग्राम है गवर्नमेंट की, वो कैसे हेल्पफुल है. ग्रामीण संकट को दूर करने में रोजगार गारंटी योजनाओं की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए. राइट, इफेक्टिवनेस के बारे में हमें ब्रॉडली इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ सूटेबली जो है एड्रेस करना है. 125 वर्ड में हमें इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है. तो इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड प्रिसाइज 20-30 वर्ड में हमें जो है यहाँ पे मेंशन करके एंड देन वी हैव टू फर्दर प्रोसीड इसके ब्रॉडर इफेक्टिवनेस में. तो विद द इंट्रोडक्शन पार्ट विल बिगिन. In the introduction part, we'll begin employment guarantee schemes in India have significantly addressed the issue of rural employment along with eradication of poverty as estimated around 450 million population of India have been pulled out of poverty in last 15 years, roughly from 2005 till 2020 as estimated by World Bank. उत्तर प्रदेश इंडिया प्रोमिनेंटली जो है इट हैज पुल्ड आउट अराउंड 450 मिलियन इंडिविजुअल्स आउट ऑफ पावर्टी से एक बिग डेवलपमेंट हुए. अराउंड 450 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है इट हैज बीन पुल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 15 ईयर्स, राइट. तो इस क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन में हम सूटेबली जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स जो है पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज जो है ये सिग्निफिकेंटली जो इशू ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है इसको सूटेबली एड्रेस किया है एंड सब्सटैंशियली इट हैज हेल्प्ड इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी as substantiated by the data given by the World Bank that around 450 million population individuals had been pulled out of poverty from India in last 15 years. That ensures कि broadly जो employment generation schemes in India have prominently, it has served its advantage. However, still significant issues like poor health conditions and lack of implementation of these
schemes and policies in India's rural areas. राइट तो इंट्रोडक्शन पार्ट में फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन में हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स जो है सिग्निफिकेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अलोंग विद पॉवर्टी से मासेस को रिमूव करने में जो है काफ़ी हेल्पफुल रही हैं, लेकिन सब्सटैंशियल चैलेंज अभी भी है कि इनका इनएफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इन रूरल एरियाज में है एंड सब्सटैंशियली एक पुअर कंडीशन अभी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो है रूरल एरियाज में अभी भी जो है अबिस्मल कंडीशन इन इंडिया जो है प्रोमिनेंटली बनी हुई है, राइट। तो इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन एलिवेटिंग रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हम सब्सटैंशियली पॉवर्टी के डायमेंशन को लिंक करते हुए अलोंग विद पॉवर्टी इरेडिकेशन और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ substantially what are the employment guarantee schemes? Employment guarantee schemes like मनरेगा रही है, राइट, मनरेगा है एंड इसके प्रीवियस जो प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, राइट, ऐसे स्कीम्स जो है एम्प्लॉयमेंट को जो यूजुअली जो है रूरल एरियाज में गारंटी करती हैं। तो सब्सटेंशियली इन्हीं स्कीम के ब्रॉडर इफेक्टिवनेस पे हम देखेंगे कि कैसे प्रोमिनेंटली जो है ये स्कीम जो है रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को एड्रेस करती हैं। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपने क्वेश्चन के इस आंसर के हेडिंग पे जाएंगे। विल राइट द हेडिंग रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स इन एड्रेसिंग रूरल डिस्ट्रेस, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जाएंगे कैसे ये रूरल डिस्ट्रेस को इफेक्टिवली इन्होंने एड्रेस किया है। सो व्हाट इट हैज डन, व्हाट दीज स्कीम्स हैव डन, इट सबसे पहला पॉइंट, इट हैज अपलिफ्टेड द सोशियो इकोनॉमिक indicators in rural areas, right। रूरल एरियाज में सिग्निफिकेंटली जो है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जस्ट फॉर एग्जांपल स्कीम्स लाइक मनरेगा have provided significant disposable income to enhance the dietary habits in rural areas. As a resultant of this मनरेगा स्कीम, इस मनरेगा स्कीम की वजह से जो भी इनकम एट अ रूरल लेवल देखने को मिली है उसके वजह से डाइटरी हैबिट में चेंज देखने को मिला है। जस्ट फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में जो प्रोटीन का इंटेक है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया। इट इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइसेस ऑफ चिकन, इन द प्राइसेस ऑफ फिश एज वेल एज इन दाल, जिसको ब्रॉडली हम प्रोटीन इन्फ्लेशन बोलते हैं बिकॉज एज अ रिजल्टेंट ऑफ दिस मनरेगा स्कीम जो भी डिस्पोजेबल इनकम मिल रही है, इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन द ब्रॉडर टर्म्स जो डाइटरी हैबिट्स हैं मोर इन द सेंस ऑफ इंक्रीज इन प्रोटीन इनटेक, जिसमें जो डाइटरी पैटर्न इसमें चिकन, फिश और दाल का कंजम्पशन जो रूरल एरियाज में जो है इंक्रीज होता हुआ दिखा है, राइट। तो सिग्निफिकेंटली जो है ये इंक्रीज देखने को मिला है, राइट। बियॉन्ड दैट सब्सटैंशियली इस स्कीम ने इनकम सपोर्ट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ चॉइसेस में भी ब्रॉडर रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। जस्ट फॉर एग्जांपल मनरेगा जो है 100 डेज ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट देता है, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है, राइट। 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है और ये इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड होता है, महंगाई के अकॉर्डिंग जो वेजेस डिटरमिन्ड होते हैं। तो विथ
विद सच एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो इनकम सपोर्ट है एक तरह से गारंटीड फॉर्म में है कि एक इंडिविजुअल को अराउंड 100 days ऑफ इनकम गारंटीड है रूरल एरियाज में. दैट मीन्स एक डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल है. दैट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ चॉइसेस बियॉन्ड फूड, और भी अपने कपड़े पहनने में या घर बनाने में या और जो भी इनके चॉइसेस हैं, राइट. आपके पास पैसा होगा तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ चॉइसेस होगा, अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी आप खर्च करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं यूजुअली जो है हेल्प करता है. सब्सटैंशली it has reduced the distressed migration. गांव में लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आ रही थी, जिसकी वजह से पॉवर्टी, हंगर जैसा इशू जो प्रेवलेंट था. तो विद द गारंटी ऑफ दिस 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो स्ट्रेस के कंडीशन में जो है माइग्रेशन हो रही थी इन अर्बन एरियाज, एंड अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन हो रही थी वो और एबिस्मल कंडीशन, पुअर लिविंग कंडीशंस, इन स्लम्स में रह रहे, राइट. लाइफ को थ्रेट है, इनस्टेबल जॉब्स हैं. तो ये स्कीम ने जो प्रोमिनेंटली जो है डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन को कहीं ना कहीं प्रोमिनेंटली जो है एड्रेस किया है. एंड सब्सटैंशली फर्दर अगर हम आएंगे तो दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैव सब्सटैंशली हेल्प्ड इन वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन एम्पावरमेंट में सब्सटैंशली इन स्कीम्स ने हेल्प किया है. वुमेन एम्पावरमेंट इन द सेंस कि जो बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशरीज, more number of beneficiaries in rural areas, more number of beneficiaries in rural areas ये women हैं, राइट. women है, इनके हस्बैंड जो है या तो शहरों में जाके काम कर रहे हैं माइग्रेट होके अलग जगह पे, और women इक्वली जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं. women जो है इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं इस ऐसे रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने में. beyond that it has also ensured for social inclusivity जैसा जो इशू है, इसको ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है सोशल इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो यूजुअली जॉब अपॉर्चुनिटीज में उनको दूर रखा जा रहा था, उनको इक्वलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर दिस रूरल एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज में मिल रही थी. दैट मीन्स इंक्लूसिविटी हो रही है, ऐसे पार्टिसिपेशन, एंड ब्रॉडर टर्म में जो है इनका एम्पावरमेंट हो रहा है. दे आर एंटाइटल्ड, किसी के मजबूरी पे इनको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इनकी ओनरशिप है, उसके बिहाफ पे जो है इनको जो है ये एंटाइटलमेंट मिल रहा है, राइट. तो ये ब्रॉडर डायमेंशन रिगार्डिंग वुमेन, रिगार्डिंग अ मार्जिनलाइज सेक्शन, रूरल डिस्ट्रेस, अलोंग विद जो ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे रिगार्डिंग द डाइटरी पैटर्न्स, ये हमें देखने को मिला है. एंड बियॉन्ड दिस डाइटरी पैटर्न्स और भी जो चॉइसेस यहाँ पे हैं रिगार्डिंग लिटरेसी रेट जो इंडिविजुअल्स के बच्चों में है वो सिग्निफिकेंटली रूरल एरियाज में जो है इम्प्रूव होती हुई दिखी, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है रूरल डिस्ट्रेस का. तो लिटरेसी रेट इम्प्रूव हुई है. हेल्थ इंडिकेटर्स सब्सटैंशियली जो है इंक्रीज हुए हैं, राइट. एंड जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो as a resultant of this employment guarantee scheme जो है substantially जो है इन्होंने इस चीज को एड्रेस किया. So these are the benefits associated with the rural employment guarantee schemes. However क्योंकि effectiveness की बात हो रही है तो हम यहाँ पे कुछ challenges को भी देखेंगे. What are the challenges associated with this employment guarantee schemes? Challenges क्या हैं? Challenges जो broadly associated हैं कि although schemes like मनरेगा में 100 days of employment है, but as per CAG report only 40 days of work is generated. तो ये एक prominent जो issue associated है more specific with related to मनरेगा. Substantially there are other prevalent issues. That means delay in payment of wages. ये एक इफेक्टिव इशू है. इफेक्टिवनेस को जो हैम्पर करता है कि जो वेजेस जो गारंटी की गई हैं वो टाइमली नहीं मिल रही हैं. सब्सटैंशियली देयर आर इश्यूज लाइक corruption in the sense कि there's a benefit being cut
बेनिफिट बीइंग ऑल्दो आधार के थ्रू या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो है बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा माना गया है कि लोकल लेवल पे जो प्रधान है जो पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं, वो इन वर्कर से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मॉनेटरी कट जो है बेनिफिट कट जिसको बोलते हैं, उस 300 या 400 रुपए जो पर डे की उनकी जो अर्निंग है उसमें से सर्टेन परसेंटेज जो कट ले रहे थे। तो करप्शन का एक पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं इस स्कीम के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में हैम्पर कर रहा है, राइट। तो ये हैम्पर कर रहा है। ब्रॉडर देयर आर टेक्निकल या लॉजिस्टिक इश्यूज, टेक्निकल और लॉजिस्टिक इश्यूज, टेक्निकल और लॉजिस्टिक इश्यूज, ऑल बिकॉज के जो ट्रांसफर हैं यूजुअली आधार इनेबल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। तो अभी भी कुछ फ्यू ऑफ द वर्कर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिनके पास नो बैंक अकाउंट्स अवेलेबल, उनके लिए मुश्किल है। और फॉर दैट मैटर केवाईसी नॉर्म की वजह से अगर अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो बैंक को रीएक्टिवेट कर सके। एंड सब्सटैंशियली टेक्निकल ग्लिच रिलेटेड टू आधार से रिलेटेड जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं इन द फॉर्म में अगर थंब इंप्रेशन लिया जा रहा है, और क्योंकि मजदूर है काम कर रहा है तो थंब इंप्रेशन इरोड हो जाता है, तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है। दीज आर द इश्यूज जो कि ये भी एक प्रोमिनेंट इशू है जो कि टेक्निकल बैरियर जो है इन द फॉर्म ऑफ इनएफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कीम इन इंडिया जो है नेगेटिवली जो है रूरल डिस्ट्रेस को कहीं हैम्पर करता है। दस 125 मिनट में हम अपने क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंड ब्रॉडर इफेक्टिवनेस इन द सेंस ऑफ क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहा है एंड सर्टेन चैलेंजेस, क्योंकि सर्टेन चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करके इन द एंड वी कैन मेंशन कि एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स इन इंडिया हैव prominently uplifted the majority of the population out of poverty. However, there needs to be more inclusivity as well as guaranteed एम्प्लॉयमेंट डेज एज हाईलाइटेड कि यहाँ 14 डेज का ही वर्क मिल रहा 100 दिन की वजह से। एंड सब्सटैंशियली फर्दर स्किलिंग ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज द नीड ऑफ द आवर, so that more better employment jobs can be secured by the people of India. Thus India can become a prosperous and vibrant developed economy, that is Viksit Bharat, by 2048, right? तो ऐसे करके हम अपने इस क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। सो विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Now proceeding towards our next question, that is question number 3. The question number 3 talks about how does the government ensure physical discipline while promoting economic growth. तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और फिजिकल डिसिप्लिन के बीच में जो एक बैलेंस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बना के रखना, वो गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करती है, इस पे हमें जो बताना है कि क्या मैकेनिज्म गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है जिससे साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सके एंड फिजिकल डिसिप्लिन इन हमारे बजटरी सिस्टम जो है मेंटेन हो सके। तो ये 8 मार्कर क्वेश्चन है फॉर 125 वर्ड आंसर। 125 वर्ड आंसर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिग्निफिकेंस यही है कि हमारे पास कितना इनकम अवेलेबल है, राइट। हमारे पास कितना इनकम अवेलेबल है और उस इनकम के कमेंसरेट हम कितने कैपेबल हैं अपने नीड्स को मीट आउट करने के लिए, राइट। कितने कैपेबल हैं नीड्स को मीट आउट करने का। और अगर हमारी नीड रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा है, जैसे घर खरीदना है, घर खरीदने के लिए लोन चाहिए, राइट, तो कितना लोन एफर्ट कर सकते हैं और कितना डेट, कितना कर्जा हम एफर्ट कर सकते हैं, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे हम फिजिकल डेफिसिट जो मेंटेन कर सकते हैं। एट एन इंडिविजुअल लेवल पे बात करें कि कितनी ईएमआई हम एफर्ट कर सकते हैं, हम अपना घर भी खरीद सके रहने के लिए, एंड साइमल्टेनियसली हम एक हेल्दी वे में ईएमआई भी पे कर सकते हैं और लाइफ की अपनी बेसिक नीड और नेसेसिटी भी मीट आउट कर सके। इसी डायमेंशन पे ब्रॉडर लेवल पे गवर्नमेंट कैसे इस फिजिकल डेफिसिट को, फिजिकल डिसिप्लिन को इंश्योर करते, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रोमिनेंटली बताना है। नाउ इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को अगर हम बिगिन करेंगे तो प्रोमिनेंटली करंट डेटा का इन्फ्यूजन रिगार्डिंग इकोनॉमिक पैरामीटर्स हमें यहाँ पे देने की जरूरत है कि इंडिया has significantly reduced its fiscal deficit from 6.7% in 2020-21 to 4.8% in
2024 to 25 displaying a physical discipline as mandated by Fiscal Responsibility Budget Management Act. राइट, तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में थ्रू द करेंट डेटा इन्फ्यूजन जो है हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्रोमिनेंटली फिजिकल डिसिप्लिन को कैसे इंश्योर किया है। इसकी गवर्नमेंट की जो फिजिकल डेफिसिट थी, जो डेट टू जीडीपी था, राइट, वो सब्सटैंशियली इन द ईयर 2020-21 में 6.7%, ऑल बिकॉज इस टाइम पे कोविड लेड अनसर्टेनिटीज थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो जो डेट था, फिजिकल डेफिसिट था, क्वाइट हाई था, 6.7%। लेकिन एज मैंडेटेड एफआरबीएम एक्ट में एक रोड मैप डिजाइन किया गया है जिसमें गवर्नमेंट को अपने फिजिकल डेफिसिट को कर्टेल करने की जरूरत है। एक रोड मैप डिजाइन किया है, उस परसेंट्स में जो टारगेट था 4.8% फिजिकल डेफिसिट इन द ईयर 2024-25 लाने का, वो सब्सटैंशियली गवर्नमेंट ने इस बजटरी सेशन में जो अचीव कर लिया है, दैट इज शोइंग अगर ग्रेटर फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डिसिप्लिन ऑफ आवर गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट। नाउ सब्सटैंशियली अब जो है हम इस क्वेश्चन के कोर डिमांड पे आते हैं। कोर डिमांड क्या है? हाउ डज द गवर्नमेंट इंश्योर फिजिकल डेफिसिट, राइट? सो सब्सटैंशियली वी विल एड्रेस द कोर डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चंस, गवर्नमेंट्स रोल इन इंश्योरिंग फिजिकल डेफिसिट, राइट? तो हम हेडिंग अपने क्वेश्चन के आंसर को डालेंगे, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंश्योरिंग फिजिकल डेफिसिट। कैसे गवर्नमेंट जो अपने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल कर सकती है फॉर ए प्रॉपर फिजिकल डिसिप्लिन। आपके पास कुछ जो है एक प्रॉपर मैंडेट होना चाहिए कि हमें जो है प्रॉपरली जो है इतना पैसा हमारे पास और इतना खर्च होना चाहिए और इतना हम शायद जो है लोन अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? तो गवर्नमेंट भी इसी प्रमाइस पे एक रोड मैप डिजाइन करती है और फिजिकल डिसिप्लिन बनाने के लिए प्रोमिनेंटली गवर्नमेंट जो है मैंडेटरी लेजिस्लेशन जो है थ्रू इट्स लेजिस्लेशन क्या है यहाँ पे? इन द ईयर 2003 लॉज लाइक एफआरबीएम एक्ट 2003 लेके आया गया, राइट? सब्सटैंशियली जो फिजिकल डेफिसिट को जो है अराउंड 3%, मैक्सिमम तो अप टू 3% जो फिजिकल डेफिसिट को लाने की बात की गई थी कि जो हमारा फिजिकल एक्सपेंडिचर है वो हमारे फिजिकल रेसिप्ट्स यानी कि जितना हम खर्चा कर रहे हैं हमारी इनकम से ज्यादा, वो मैक्सिमम 3% तक होना चाहिए, राइट? एक रोड मैप हमें फॉलो करना है, इस एफआरबीएम एक्ट जो हमें इंश्योर करता है। लेकिन विद सब्सटैंशियल टाइम ये मैंडेट ग्रेजुअली एट टाइम्स अचीव हुआ है, लेकिन फिर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज लाइक रिसेशन का टाइम 2008-9 में आया, राइट? जीएसटी इंप्लीमेंटेशन या डिमोनेटाइजेशन का जब टाइम है, एंड सर्टेनली कोविड लेड अनसर्टेनिटीज की वजह से जो हमारा फिजिकल रोड मैप है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ। तो एक सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई कि एक सर्टेन टाइम पे ऐसे सर्टेन सिचुएशन में जो है हम अपने जो टारगेट से इसके बियॉन्ड जा सकते हैं। एंड इसीलिए जो हमने यहाँ इंट्रोडक्शन में देखा कि 2020-21 में जो फिजिकल डेफिसिट था अराउंड 6.7% था, लेकिन एक ग्रेजुअल रोड मैप बताया गया है कि यहाँ पे भी चला गया, लेकिन ग्रेजुअल फिर कैसे हमें अपने फिजिकल डेफिसिट को फेज डाउन करना है, राइट? फिजिकल डेफिसिट को जो है फेज डाउन करने की जरूरत है। दैट मीन्स कि जो फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन होगा वो थ्रू दिस इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन लाइक एफआरबीएम एक्ट 2003 दैट हैव ensured फॉर अ disciplined physical roadmap ensuring the debt to GDP रेशियो ये कंट्रोल्ड रहे, राइट? कंट्रोल्ड रहे। तो एक तो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन होना चाहिए जिससे जो है हम एक फिजिकल डेफिसिट इंश्योर कर सकते हैं। सब्सटैंशियली हमें we have to rationalize our expenditure, rationalize the expenditures
राइट। सो फिजिकल डेफिसिट इंश्योर करना और फिजिकल डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इंश्योर होना बहुत ही ज़रूरी है कि देयर शुड बी लिमिट ऑन सब्सिडीज, लिमिट ऑन सब्सिडी, क्योंकि पब्लिक एक्सचेकर पे एक बर्डन क्रिएट होता है, तो सब्सिडीज पे जो है एक लिमिट हम रखना चाहिए, राइट। हमें जो है रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो हैं कितने इफेक्टिव हैं इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। क्या जो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम जिस पे फंड एलोकेट हो रहा है वो इतने इफेक्टिव हैं, क्या उनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इनके लिए सेपरेटली जो है बजट जो है एलोकेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो एक्सपेंडिचर को हम रेशनलाइज करेंगे, अपने खर्चों पे कंट्रोल रखेंगे, राइट, खर्चों पे कंट्रोल रखेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सैलरीज या पेंशन पे बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्सचेकर पर बर्डन क्रिएट होता है, तो कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, राइट, एक्सपेंडिचर अफोर्ड कर सकते हैं, इसकी रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। सब्सटैंशली फिजिकल डेफिसिट को फिजिकल डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए ब्रॉडर मेजर्स लाइक ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस। अब यूजुअली क्या होता है, गवर्नमेंट को अपनी एक्टिविटी करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो फंड कैसे आएगा, आइदर गवर्नमेंट अर्न करती एंड बियॉन्ड दोज लिमिटेशन, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और खर्चा ज़्यादा है, तो वो इन टर्न क्या करती है, बाहर से बोरो करती है, इंटरनेशनल मार्केट से जो है बोरो करती है, राइट। तो इंटरनेशनल मार्केट से जो बोरो कर रही है तो वो भी एक पब्लिक एक्सचेकर पे जो है डेट मतलब एक प्रेशर क्रिएट करता है। इसीलिए वी मेक श्योर कि जो टैक्स बेस है उसका ब्रॉडनिंग किया जाए, इसीलिए रिफॉर्म्स लाइक जीएसटी लेके आया गया, जिसको फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में हेल्प मिलेगी एंड मोर रेवेन्यू जनरेशन होगा, सब्सटैंशली कॉर्पोरेट टैक्स along with इनकम टैक्स एंड सब्सटैंशली और भी जो टैक्सेस हैं उनका जो है ब्रॉडनिंग टैक्स बेस थी। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो एक सर्टेन इनकम थ्रेशोल्ड के एवब है, वो जो है वो टैक्सेस में जो कंट्रीब्यूट कर सके, इन टर्न कंट्री की जो ब्रॉडर फिजिकल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। इसीलिए मेजर्स लाइक डिजिटाइजेशन भी फोकस रखा गया कि जो करप्शन जैसा इशू है, जो लीकेजेस हैं, यूपीआई लेड या फिर आरटीजीएस लेड पेमेंट जो होती हैं, वो प्रोमिनेंटली जो ब्लैक इकोनॉमी की जो मार्केट है उसको कर्टेल करती है, ब्रॉडर जो है टैक्सेशन बेस को जब प्रमोट करती हैं, तो टैक्सेशन का बेस जो है प्रोमिनेंटली प्रमोट हो रहा है। सब्सटैंशली और कुछ इफेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं ये पता है, इनकम कितना कर रहे हैं ये पता है, लेकिन ये इफेक्टिवली कैसे होगा जब आपके पास एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर्ड होगा, राइट। देयर शुड बी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, यानी कि प्रॉपर अकाउंटिंग विद ड्यू मेजर्स ये इंश्योर करेगी कि आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितना आपका इनकम है। दैट विल लीड टू बॉर्डर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लेके आएगा। गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में जो है आउटकम बजटिंग, किस स्कीम का जो है आउटकम क्या रहा है, राइट। ऐसे बजटिंग प्रोग्राम जनरली जो है मोर रियलिस्टिक फीचर्स हमें प्रोवाइड करेंगे कि कौन सी स्कीम्स एंड प्रोग्राम कितना इफेक्टिव है। दैट मीन्स एक रिस्पॉन्सिबल फिजिकल बिहेवियर होगा रिगार्डिंग डिसबर्सल ऑफ द इनकम जो है एक इफेक्टिव मेजर होगा कि कितना हम जो है अभी फर्दर अगर कितनी जैसी इसकी इफेक्टिविटी हो उस हिसाब से जो है हमें अपना बजट एलोकेट करने की ज़रूरत है। फर्दर ड्यू मेजर्स लाइक जो है करप्शन या लीकेजेस को प्रिवेंट करने के लिए एक फिजिकल डिसिप्लिन बनाने के लिए इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट का रोल क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट इन द सेंस की जैसे रोल ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, राइट, या एस्टिमेशन कमेटी है जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, इनका रोल क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। So this institutions have an oversight
जो कि ये मैंडेट करती हैं कि जो भी फंड एलोकेट हुआ है उसकी ड्यू प्रोपराइटी में खर्च हुआ है, जिस चीज़ के लिए सैंक्शन हुआ था उसी पर्पस के लिए हुआ है, राइट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या फॉर दैट मैटर एस्टिमेशन कमेटी जो है किसी भी स्कीम के रैशनलाइजेशन या प्रोग्राम में जो है कमेंट या एडवाइस करती हैं, जो कि ब्रॉडर जो है एक फिजिकल जो है डिसिप्लिन इंश्योर करने में जो है हेल्प करता है। तो इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट भी जो है आपकी ब्रॉडर जो है फिजिकल डिसिप्लिन को इंश्योर करते हैं। फर्दर सब्सटैंशली अनसर्टेन सिचुएशन में काउंटर फिजिकल मेजर्स या इकोनॉमिक मेजर्स लेने की ज़रूरत है। जस्ट फॉर एग्जांपल डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में, राइट, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में या फिर दैट मैटर अगर इकोनॉमी फॉल हो रही है तो फिजिकल स्टिमुलस की ज़रूरत है, राइट। इकोनॉमी को बूम करने के लिए मोर एंड मोर लिक्विडिटी शुड बी गिवन इन द मार्केट, सो दैट जो ये नेगेटिव इश्यूज हैं, जो फिजिकल डिप्रिसिएशन या डिप्रेशन जैसा इशू, जस्ट फॉर एग्जांपल कोविड लेड अनसर्टेनिटीज के टाइम पे जो है ऑल टुगेदर डिमांड खत्म हो चुकी थी, राइट, डिमांड खत्म हो चुकी, तो उसको बूस्ट करने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई, मार्केट में लिक्विडिटी थ्रू फिजिकल स्टिमुलस जो है इन द फॉर्म ऑफ कैश ट्रांसफर किया गया, ताकि मार्केट में जो है लिक्विडिटी बने और डिमांड क्रिएट हो, राइट। तो काउंटर फिजिकल मेजर्स जो कि ये भी ब्रॉडर फिजिकल डिसिप्लिन को जो है एट लार्ज जो है प्रमोट करते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स वी कैन मेंशन इन आवर आंसर कि कैसे कैसे जो है ब्रॉडली जो है गवर्नमेंट जो है फिजिकल डिसिप्लिन अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है इंश्योर करने में एक जो बैलेंस रोड मैप है वो किस अप्रोच के थ्रू जो है गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूट करती है, कि जो गवर्नमेंट है अभी एट प्रेजेंट अराउंड 7 to 8% एनुअली जो है ग्रो कर रही है, 7 to 8% एनुअली ग्रो कर रही है। एंड फॉर द मीन वाइल जो गवर्नमेंट का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, एंड बाय 2048 एक डेवलप्ड एक विकसित भारत बनने का जो ड्रीम है वो थ्रू दिस इंपॉर्टेंट फिजिकल डिसिप्लिन जो है गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है। Thus, in the conclusion part we can mention thus with this fiscal discipline approach India can substantially achieve its $5 trillion economy goal along with the broader goal of being a Viksit Bharat by 2048, right? तो ऐसे कंक्लूजन में हम शॉर्ट एंड प्रिसाइज 20 से 30 वर्ड में अपने इस आंसर के कंक्लूजन को जो है एंड कर सकते हैं, राइट। एंड दीज आर द पॉइंट्स दैट वी कैन मेंशन अलोंग विद इंट्रोडक्शन। 4-5 पॉइंट विद डेटा फैक्ट एंड एग्जांपल हम यहाँ डाल के इस क्वेश्चन को ब्रॉडली जो है क्लोज कर सकते हैं। नाउ प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now, coming to our next question that is question number 4. The question number 4 talks about discuss the role of e-technology in improving farm production and marketing. मार्केटिंग और फार्म प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ई टेक्नोलॉजी कैसे एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, इसको जो है हमें इन 125 वर्ड फॉर 8 मार्केट क्वेश्चन जो है मेंशन करना है। कृषि उत्पादकता और विपणन को बेहतर बनाने में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ई टेक्नोलॉजी का रोल हमें प्रोमिनेंटली यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलॉन्ग विद द मार्केटिंग में कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये 125 वर्ड में यहाँ मेंशन करना है, राइट। नाउ कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड द डिस्कशन पे हम आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड विल राइट कि इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पे हम कैसे आएंगे। आई विल राइट द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस क्वेश्चन। ई टेक्नोलॉजी have played a vital role in ensuring sustainable farming, boosting productivity and further it has ensured decentralized marketing, leading to remunerative productivity returns, right? Productivity returns.
स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ई टेक्नोलॉजी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इम्पॉर्टेंट रोल में क्या प्ले कर रही है? सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे, वो हम बॉडी ऑफ द आंसर में डिस्कस करेंगे, राइट। जो कि इंटेंट क्या कर रही है? प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर रही है, जो कि क्वेश्चन में डिमांड है कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बूस्ट कर रहा है। एंड फर्दर फर्दर जो टेक्नोलॉजी जो है डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग को भी प्रमोट कर रही है। डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग कैसे, वो बॉडी ऑफ द आंसर में हम देखेंगे कि कैसे पोर्टल्स लाइक ई नैम जो है एक डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग को प्रमोट कर रहा है, और इन द एंड एक रेमुनरेटिव जो क्रॉप प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्शन है, वो फार्मर्स को मिल रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव से ई टेक्नोलॉजी क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये हमें जो अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में इन दिस 20-30 वर्ड जो है मेंशन कर सकते हैं। नाउ विल स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्रेस द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, रोल ऑफ ई टेक्नोलॉजी right in in boosting in boosting in boosting agriculture productivity, right? Agriculture productivity एंड मार्केटिंग कैसे हेल्प कर रही है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए मोर सस्टेनेबल फार्मिंग हो, इसके लिए इनिशिएटिव्स लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड सब्सटैंशियली फर्टिलाइजर्स के डिसबर्सल के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए स्प्रेडिंग के लिए स्कीम्स लाइक ड्रोन ड्रिवन फर्टिलाइजर डिसबर्सल इन द फील्ड्स। सो सस्टेनेबल फार्मिंग हो सके इसलिए सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, क्या सॉइल में न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, वो थ्रू दिस यूज़ ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड जो है यूजुअली जो है थ्रू द इन्फ्यूजन ऑफ ई टेक्नोलॉजी लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड जो प्रोमिनेंटली हेल्प कर सकती है। सब्सटैंशियली फर्टिलाइजर्स का इफेक्टिव डिस्बर्सल हो उसके लिए ऑफ अ रीसेंट विमेन लेड ड्रोन दीदी इनिशिएटिव जो है लखपति दीदी जिसको बोलते हैं, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स driven by women are playing an important role कि through the use of this drones जो है फार्मिंग सर्वेलेंस करके फर्टिलाइजर्स का डिस्पर्सल हो। तो सस्टेनेबल फार्मिंग में जो है ये ई टेक्नोलॉजी रैम्पेंटली हेल्प करती है। सब्सटैंशियली अगर हम और फर्दर बात करें रिगार्डिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की तो मोर predictable and precision based farming में ये ई टेक्नोलॉजी जो है प्रोमिनेंटली हेल्प करती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इनिशिएटिव्स लाइक ई किसान और फॉर दैट मैटर meteorological information with the use of satellites, right? Satellites meteorological information जो है लार्जली जो है मानसून के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि वेदर पैटर्न क्या होने वाला है, एल नीनो का ईयर है, लालिना का ईयर है, उस हिसाब से जो क्रॉपिंग पैटर्न होगी, जो क्रॉपिंग पैटर्न इस मानसून पैटर्न के बिहाफ पे की जाएगी, राइट? क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ड ऑन दिस। तो ये इस चीज़ पे इफेक्टिवली जो है इस चीज़ को एड्रेस कर सकती है। बियॉन्ड दैट जीपीएस का यूज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ प्रोमिनेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोमिनेंटली जो सप्लाई एंड चेन का जो इशू है, सब्सटैंशियली लॉजिस्टिक का जो पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग, राइट? लॉजिस्टिक का जो पर्सपेक्टिव है वो सब्सटैंशियली जो है इम्प्रूव किया जा सकता है, राइट? एंड सब्सटैंशियली सेंसर्स बेस्ड ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बेस्ड ऑन किसी प्लांट की कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है, क्या नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये थ्रू दिस इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी कैन सूटेबली एड्रेस कि हम जो है अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को सूटेबली एड्रेस कर सकते हैं। सब्सटैंशियली
पोर्टल्स लाइक ईनैम, राइट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ले आने की वजह से जो है एक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, यानी कि इफेक्टिवली फार्मर्स कैन रजिस्टर देयर प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन, और जो मिडिल मैन है दे हैव बीन ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। तो बहुत सारी एपीएमसी जो एग्रीकल्चर मंडीज जो हैं वो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं। दो इंटर्न वो क्या कर रही हैं, नेशनल मार्केट में इन एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोड्यूस के मार्केटिंग में ग्रेजुअली हेल्प कर रही हैं। तो ई नैम जैसा पोर्टल सब्सटैंशियली हेल्पफुल है। सब्सटैंशियली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स लाइक ई चौपाल या फिर हम यहाँ पे ई किसान के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है, डिबेट एंड डिस्कशन एंड सब्सटैंशियली और क्या मेजर्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो है बूस्ट किया जा सकता है, बूम किया जा सकता है, ये यहाँ पे जो है प्रोमिनेंटली हेल्प करेंगी, राइट। एंड फर्दर मार्केटिंग और प्रोडक्टिविटी दोनों को बूस्ट करने के लिए ई टेक्नोलॉजी में जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, एग्री बेस्ड स्टार्टअप्स वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे सप्लाई एंड चेन में, राइट, सब्सटैंशियली मोर इनोवेशन होगा रिगार्डिंग प्रोसेसिंग ऑफ द फूड। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो यूजुअली क्या होता है, हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं या सेल करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के ही फील्ड में प्रोड्यूस को जो अगर प्रोसेस किया जाए इन एग्री स्टार्टअप्स के थ्रू, तो प्राइमरली एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट हो सकती है। लार्जर मार्केटिंग का भी जो पर्सपेक्टिव है हम जो सूटेबली जो है इस इनिशिएटिव के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द ब्रॉडर पॉइंट्स जो हम मेंशन कर सकते हैं। सब्सटैंशियली एक और पॉइंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन जस्ट फॉर एग्जांपल, जो जनधन आधार बेस्ड अकाउंट खोले गए बेस्ड ऑन मोबाइल बेस्ड सब्सक्रिप्शन, तो फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी को फार्मर्स को प्रमोट किया है। दैट मीन्स कि मोर एंड मोर फॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस सेक्टर बिगिन हुआ है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्राइमरली जो है इनफॉर्मलाइज था, राइट, तो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का हिस्सा होने की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से फैसिलिटीज लाइक लोन्स या क्रेडिट की अवेलेबिलिटीज इन फार्मर्स को होगी। दैट मीन्स दे कैन टेक लोन्स एंड इन टर्न क्या करेंगे, वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लेंगे। टेक्निकल इन्फ्यूजन इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्टर्स को बाई करेंगे या हैवी मशीन्स को बाई करेंगे जो एग्रीकल्चर में काम कर सके, फील्ड में काम कर सके। और ब्रॉडर क्या होगा, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड द लार्जर टर्न जो मार्केटिंग को जो है बूस्ट करेंगे। दीज आर द पॉइंट्स दैट वी कैन राइट इन दिस 125 वर्ड क्वेश्चन इन शॉर्ट एंड प्रेसाइज मैनर, कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज, क्या क्या ई टेक जो अभी मॉडर्न डे इन्फ्यूजन किया गया है एग्रीकल्चर में। एंड इन द एंड पार्ट, इन द कंक्लूजन पार्ट, वी कैन राइट दस ई टेक्नोलॉजी हैज played a multiplier effect in boosting the agriculture productivity as well as marketing. However, more awareness in the form of digital literacy as well as the use of technology by the farmers is the need of hour to ensure more sustainable and inclusive development in agricultural sector of India, right? तो ये पॉइंट जो है अपने कंक्लूजन में डाल के ऐसे जो है अपने आंसर के कंक्लूजन ब्रॉडर जो आंसर को क्लोज कर सकते हैं। सो दिस इज द डिस्कशन फॉर ऑल दिस क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question number 5. Question number 5 specifically talks about discuss the significance of technology mission in agriculture and their outcomes, right? Technological mission का जो है significance और उनके outcome को broadly हमें यहाँ पे address करना है। कृषि में प्रौद्योगिक मिशनों का महत्व और उनके परिणामों पर चर्चा कीजिए, राइट। टेक्नोलॉजिकल मिशन इन एग्रीकल्चर, एक 125 वर्ड ये क्वेश्चन का आंसर हमें फॉर 8 मार्कर लिखना है। इसमें 2 डायमेंशन है, सिग्निफिकेंस एंड आउटकम्स। नाउ टेक्नोलॉजिकल मिशन इन एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रोमिनेंटली टेक्नोलॉजिकल मिशन जो है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो मिशन है इन एग्रीकल्चर, प्रोमिनेंटली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर में इशू है वो भी एक प्रॉब्लम है। प्रोडक्टिविटी के बाद जो है पोस्ट हार्वेस्ट का जो इशू है, जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन के बाद जो लॉसेस इन लॉजिस्टिक्स इन सप्लाई एंड चेन हो रहा है वो भी एक प्रोमिनेंट इशू है। बियॉन्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे फर्दर इम्प्रूव किया जाए उसके लिए इनोवेशन की जरूरत है, यानी कि मोर एंड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। सब्सटैंशियली देयर आर डिसीजेज दैट आर रैम्पेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उन डिसीजेस को कटेल करने के लिए क्या क्या साइंटिफिक
मेजर्स लेने चाहिए। एंड सर्टेनली इन द एंड पार्ट जो सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रोमिनेंटली पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन देखा गया था कि अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस मोर स्पेसिफिक इन रीजन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखा गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इरिगेशन सिस्टम जो है पानी का ग्राउंड वाटर टेबल का जो है मिसयूज किया गया, राइट, रैम्पेंट मिसयूज है दैट लेड टू वाटर स्ट्रेस डेवलपमेंट इन दिस रीजन एज कोटेड बाय नीति आयोग की कंपोजिट वाटर इंडेक्स में वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश एज वेल एज पंजाब एंड हरियाणा एबिसमली बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रही है, राइट। एंड सब्सटेंशली फर्टिलाइजर्स का रैम्पेंट यूज जो है, फर्टिलाइजर्स का रैम्पेंट यूज, हमें ये आइडिया नहीं है कि क्या सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बियॉन्ड ही फार्मर जो है उस पर फर्टिलाइजर्स दिए जा रहे हैं दैट लीड्स टू डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप एज वेल एज लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एज वेल एज सॉइल के बैरन होने की टेंडेंसी को प्रमोट करना। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्नोलॉजिकल मिशन इन एग्रीकल्चर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दस अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हमने डिस्कशन किए कि ये जो टेक्नोलॉजिकल मिशन है, ये टेक्नोलॉजिकल मिशन इन एग्रीकल्चर जो है एक सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन है, राइट, एक सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन है जो कि ब्रॉडर इश्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जो हमने बात की अभी, प्रोडक्टिविटी की, सस्टेनेबिलिटी की, सप्लाई एंड चेन की, हार्वेस्ट मैनेजमेंट की, ये थ्रू the infusion of technology, through the infusion of science and technology and through the research and development जो है suitably ये जो आपकी जो टेक्नोलॉजिकल मिशन है ये इसको एड्रेस करती है, राइट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इस क्वेश्चन के आंसर को ऐसे सूटेबली एड्रेस कर सकते हैं। नाउ सब्सटेंशियली जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है, सेकंड पार्ट में जो है आउटकम की बात कर रहा है, राइट। तो सिग्निफिकेंट क्या है? सिग्निफिकेंस ये है टेक्नोलॉजिकल मिशन की कि ये जो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके एक फोकस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। फोकस सॉल्यूशन कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल मिशन जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड का यूटिलाइजेशन किया जाए, राइट, इसका यूटिलाइजेशन किया जाए और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट कर पाए कि कितनी न्यूट्रिएंट की एडुकेट रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से फर्टिलाइजर का डिस्पोजल किया जाए। तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहा है बियॉन्ड इरिगेशन के लिए कितने पानी की जरूरत है, राइट, रैम्पेंट मिसयूज या वेस्टेज ऑफ द वाटर ना हो, इस पर ध्यान रखा गया है। सब्सटेंशियली प्रोडक्टिविटी किसी क्रॉप की कैसे बूस्ट हो। जस्ट फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारी जो पर एकड़ प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी इंडिया में पर्टिकुलरली, बट पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आने के बाद जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कैसे आई? थ्रू टेक्नोलॉजिकल मिशन ही जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से क्रिटिकल एस्टिवम जो है, राइट, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही डेवलप की गई थी। दैट लेड टू प्रोडक्शन गैप का जो इशू था उसको आइडेंटिफाई करने में। सब्सटेंशियली और भी प्रॉब्लम जो एग्रीकल्चर में फेस होती हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू है वो भी थ्रू टेक्नोलॉजिकल मिशन जो है प्राइमरली उसको जो एड्रेस किया जा सकता है। सब्सटेंशियली एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मर से ही रिलेटेड नहीं है, जो फार्मिंग एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करते हैं, रेदर थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल मिशन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, यानी कि देयर विल बी साइंटिस्ट, अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है तो इनोवेशन की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, प्रोडक्टिविटी की बात होगी। तो प्राइवेट सेक्टर जो है साइंटिस्ट को लेके आएगा, उससे जो भी रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं सप्लाई चेन में, मार्केटिंग में, वो ब्रॉडली जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ेंगे। तो प्राइवेट और पब्लिक का जो कोऑर्डिनेशन थ्रू टेक्नोलॉजिकल मिशन होगा। सब्सटेंशियली जो रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमल यूज होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल इनिशिएटिव्स लाइक पर ड्रॉप मोर क्रॉप, राइट, तो स्प्रिंग ड्रिप इरिगेशन जैसा इनिशिएटिव जो है थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल मिशन इंटरवेंशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, जिसमें ड्रिप इरिगेशन का जो इनिशिएटिव लिया गया था, या फर्टिलाइजर्स के रैम्पेंट यूज को कर्व करने के लिए नैनो यूरिया या फॉर दैट मैटर नीम कोटेड यूरिया का यूटिलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर फील्ड में किया गया था, राइट। तो ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। सब्सटेंशियली
एग्रीकल्चर सेक्टर में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इनिशिएटिव्स लाइक मोबाइल किसान या ई चौपाल जैसा इनिशिएटिव थ्रू टेक्नोलॉजिकल मिशन जो शुरू किया गया ताकि लोगों में डिबेट डिस्कशन एंड अवेयरनेस जनरेट हो सके, राइट। डिबेट डिस्कशन अवेयरनेस एंड ब्रॉडली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दिए गए अपने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनकी मार्केटिंग के लिए एंड थ्रू द यूज ऑफ सैटेलाइट्स, थ्रू द यूज ऑफ ड्रोन्स, जो क्रॉपिंग पैटर्न एग्रीकल्चर में किए जा सकते हैं वो थ्रू टेक्नोलॉजिकल मिशन जो है हम ये आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि क्या क्रॉप इस सीजन में हमें उगाना चाहिए, कितना क्रॉप करना चाहिए। राबी के टाइम पे, राबी सीजन में जो हम अगर वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें मस्टर्ड की खेती इस साल करें या ना करें, बारिश की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो टेक्नोलॉजिकल मिशन जो हेल्प करता है। सब्सटैंशली कैपेसिटी बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट रोल है। फार्मर्स एलोन जो है खेती नहीं कर रहे हैं, रदर टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हो रहा है, तो ब्रॉडर स्केल पे जो है फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द एंड ऑफ द कंजप्शन जो है एक ब्रॉडर कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो रॉ मटेरियल यूजुअली फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन ऐसा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था, लेकिन इसको बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर को रेमुनरेटिव बनाने के लिए, राइट, रेमुनरेटिव बनाने के लिए इसकी अगर प्रोसेसिंग करके अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा। दैट मीन्स कैपेसिटी बिल्डिंग पे डीपर एम्फेसिस है, राइट, कैपेसिटी बिल्डिंग पे डीपर एम्फेसिस है। दस टेक्नोलॉजिकल मिशन इन एग्रीकल्चर हैज अ ड्यू सिग्निफिकेंस, जो कि ये 4-5 पॉइंट हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं ना। अगर आउटकम्स की बात की जाए तो आउटकम्स में मीनवाइल इंडिया में जो है अराउंड 350 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हम एक फूड डेफिशिएंट कंट्री थे, सेल्फ रिलायंट नहीं थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, लेकिन अभी जो है थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन अब हम जो है एक फूड सरप्लस कंट्री है। अपनी सब्सिस्टेंस, अपनी कंजम्पशन की नीड को भी डोमेस्टिकली पूरा करते हैं। स्कीम्स लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रही है, और इंटरनेशनली भी हम जो है ग्रेन्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक ब्रॉडर आउटकम है टेक्नोलॉजिकल मिशन इन एग्रीकल्चर। सब्सटैंशियली जो पोस्ट हार्वेस्ट का जो इशू था, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का जो इशू था, जस्ट फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का जो प्रोडक्शन होता था वो थ्रू द सप्लाई चेन, उनके ट्रांसपोर्टेशन में, पोस्ट हार्वेस्ट में, स्टोरेज में काफी लॉस होता था, उसको थ्रू टेक्नोलॉजिकल मिशन जैसे गवर्नमेंट इशू लाइक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्कीम्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें वेयर हाउसेस अलॉन्ग विथ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया गया ताकि इन गुड्स, इन प्रोडक्ट जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं इनकी लाइफ साइकिल एक्सटेंड हो सके, राइट, लाइफ साइकिल एक्सटेंड हो सके एंड थ्रू आउट सीजन ये ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इंटरनेशनली एक्सपोर्ट हो सके। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के थ्रू ही पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंश्योर हो सका। तो हमने बात की थी यहाँ पे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो मार्केटिंग में भी ये आपकी जो टेक्नोलॉजिकल मिशन हेल्प करता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कैसे हेल्प करेगा? इट इज हेल्पिंग थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन कैसे हो रहा है? थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक ई-नैम, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जो है उसको डिजिटाइज किया गया, यानी कि फार्मर्स अपने कमोडिटी, अपने प्रोड्यूस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके सेल कर सकते हैं, यानी कि इंटरमीडिएटरी या बिचौलिए की जरूरत नहीं है। तो ग्रेटर प्राइस ऑफ द कमोडिटी मिल सकती है। और नेशनली जो ये मंडीज हैं यहाँ पे इस ई-नैम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, that is leading to enhance marketing as well as remunerative prices for this agriculture produce। तो डिजिटाइजेशन जैसा इनिशिएटिव थ्रू ई-नैम जो हेल्प कर रहा है सब्सटैंशियली एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में, जैसे हमने बोला कि इरिगेशन में रैम्पेंट यूज ऑफ वाटर हो रहा है, रैम्पेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है। तो इरिगेशन सस्टेनेबल हो, राइट, सस्टेनेबल हो, इस पे भी गवर्नमेंट नेशनल एग्रीकल्चरल मिशन ऑन सस्टेनेबिलिटी जो है ऐसे प्रोग्राम एंड मिशन रन कर रही है, जिसमें डीपर एम्फेसिस है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बेस्ड ऑन मैन्योर्स यूज किए जाएं। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लाइक पीएम प्रणाम स्कीम जो है, जो कि मूविंग अवे फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर्स से मूव करके जो अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स हैं जो फार्मिंग को बेनिफिशियल बना सकते हैं, उस पे जो है डीपर एम्फेसिस रखा गया है। दस दीज आर द ब्रॉडर आउटकम्स, सिग्निफिकेंस की हमने बात की, दीज आर द ब्रॉडर आउटकम्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया को जो है प्रोमिनेंटली थ्रू टेक्नोलॉजिकल मिशन जो है सिग्निफिकेंटली हेल्प एंड बूस्ट कर रहा है। दस इन द कंक्लूजन पार्ट वी कैन राइट कि टेक्नोलॉजिकल मिशन इन एग्रीकल्चर हैज सिग्निफिकेंटली improved the agriculture sector in India, making it to be a food surplus country along with a leading exporter in the world. Thus the agriculture sector in India has been suitably strengthened and
कॉम्प्लीमेंटेड थ्रू दिस टेक्नोलॉजिकल मिशन इन एग्रीकल्चर, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम ब्रॉडली जो है अपने इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस रहा है एंड ब्रॉडर क्या आउटकम्स रहा है विद दिस सूटेबल इंट्रोडक्शन। सो दिस इज द कोर डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो इस क्वेश्चंस के मॉडल आंसर हमारे वेबसाइट chronicleias.in की वेबसाइट पे ऑल 18 टेस्ट पेपर्स के मॉडल आंसर्स अवेलेबल हैं। सब्सटेंशियली अब तक हमने जो है थ्रू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इनका डिस्कशन किया है। अब फर्दर हम मॉडल आंसर को आपको यहाँ डिस्प्ले कर इन स्पीडियर मैनर जो है हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल डील करेंगे, राइट। तो आज जो हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। The question number 6 talks about evaluate the challenges and opportunities in supply chain management of food products in India. इंडिया के में जो फूड प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट से एसोसिएटेड जो इश्यूज हैं ब्रॉडर, यानी कि जो भी चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं एंड फर्दर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इन पर्टिकुलर फूड इंडस्ट्री में जो है क्या अपॉर्चुनिटीज लाई करती है, ये दो सेगमेंट में हमें इस क्वेश्चन को प्रोमिनेंटली एड्रेस करना है। ये 8 मार्कर क्वेश्चन है फॉर 125 वर्ड, 125 वर्ड में हमें प्रोमिनेंटली इस क्वेश्चन के आंसर को ऑन पर्पस जो है अपने मेंस के आंसर कॉपी में लिखना है। नाउ यहाँ पे स्पेसिफिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात की जा रही है। हमारे जनरल स्टडीज पेपर 3 में स्पेसिफिकली जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टॉपिक जो है मेंशन्ड है। There's a probability question from supply chain management can be asked. Now supply chain management क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जनरली जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होता है जो गुड्स का सप्लाई फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन से उस गुड्स को प्रोक्योर करके उसकी प्रोसेसिंग के सेंटर पे ले जाना, राइट। जहां से भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वहां से उसको प्रोक्योर करना, वहां से उठाना एंड फिर उसको जो है प्रोसेसिंग सेंटर पर ले जाना ताकि फर्दर उसकी वैल्यू एडिशन उस फूड प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की जा सके एंड फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्रोसेसिंग टू द सोर्स ऑफ कंजम्पशन पे पहुंचाना। ये सारा मैकेनिज्म जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एम्बिट में आता है। यानी कि अगर एक फार्मर ग्रेन का प्रोडक्शन कर रहा है, किसी भी ग्रेन का प्रोडक्शन फॉर दैट मैटर राइस, व्हीट, मस्टर्ड, किसी भी ग्रेन का प्रोडक्शन कर रहा है तो उस किसान से उस ग्रेन को जो प्रोक्योर करना और ग्रेन को किसान से लेके फूड प्रोसेसिंग सेंटर पे लेके आना जहां पे उसको प्रोसेस किया जाए। जैसे मान लीजिए पोटैटो का प्रोडक्शन एक फार्मर कर रहा है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है कि उस पोटैटो को फार्मर से प्रोक्योर करना, राइट। और उस पोटैटो से क्या बनेगा, प्रोसेस करके फॉर एग्जांपल लेज जैसी कंपनी चिप्स बना रही है, राइट। तो फूड प्रोसेसिंग सेंटर कहीं पे भी मोहाली में, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब के मोहाली में सिचुएटेड है, तो उस फूड प्रोसेसिंग सेंटर पे उस फूड को पोटैटो को प्रोक्योर करके ले आना, उस पोटैटो का जो है प्रोसेसिंग होगा, उससे चिप्स बनेंगे और चिप्स की पैकेटिंग होगी एक जगह पे, राइट, पैकेजिंग होगी और फिर जो है एक सोर्स ऑफ कंजम्पशन जो एंड ऑन कंज्यूमर है उसके पास तक ले जाना ये सारा जो एम्बिट होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एम्बिट में आता है। यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एज वेल एज मेकिंग श्योर द फूड प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड टू द एंड ऑन कंज्यूमर, राइट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इमर्जिंग फील्ड है आज के मॉडर्न डे रियलिटी में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलिटी है। नाउ यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पार्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन करेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंश्योर्स प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन to taking it to the source of processing and further ensuring that it reaches to the last mile consumer or customer, right. Thus food processor in the food industry जो prominent जो इस इंडस्ट्री की फूड इंडस्ट्री की जो एफिशिएंसी है उस पे सप्लाई चेन पे लार्जली डिपेंडेंट होती है, राइट। बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम में ही फूड प्रोडक्ट का अपना एक टाइम लिमिटेशन होता है, सड़ने की प्रोबेबिलिटी होती है, फूड लॉसेस हो जाते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का एक इशू रहता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही वहां सोर्स ऑफ प्रोडक्शन से ले आके तुरंत जो है सर्टेन टाइम पीरियड में आप प्रोसेसिंग सेंटर पे ले आएंगे, राइट। और फूड प्रोडक्ट्स जब बन चुके हैं, प्रोसेस हो चुके हैं, तो एंड ऑन कंज्यूमर में भी एक लिमिटेड टाइम में पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। जैसे पनीर का प्रोडक्शन हो गया तो पनीर की लाइफलाइन क्या होती है, दूध से बना हुआ है, दूध फार्मर से आपने प्रोक्योर किया, प्रोसेसिंग सेंटर में ले गए, वहां से पनीर बनाया, उसकी पैकेजिंग की, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर में जो इसको सेल करना होता है, नहीं तो क्या होगा, पनीर खराब हो जाएगा। तो उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है पूरी फूड इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी और सेफ्टी को जो है ब्रॉडली इंश्योर करता है और फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोई
भी एक न्यू कॉर्नर अगर वीकेंड है, कहीं पे भी अगर दिक्कत हो रही, चाहे प्रोक्योरमेंट में, प्रोसेसिंग वाले एंड पे या एंड ऑन कंज्यूमर में पहुंचाने में, कहीं पे भी दिक्कत हुई तो होल सिस्टम जो है डिसरप्ट हो जाता है, यानी कि पुअर 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 कंडीशन हो जाती है, जो एंड ऑन गोल होता है वो हम अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एज पर नीति आयोग का एक डेटा है कि एनुअली इंडिया में जो है अराउंड $10 बिलियन का जो है पोस्ट हार्वेस्टिंग जो फूड का लॉस होता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग जो है फूड का लॉस होता है। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है एक पुअर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक बहुत बड़ा रीजन है पुअर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दैट इज द इशू कि अभी जो है ये इमर्जिंग फील्ड है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में हम ब्रीफली जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे एंड सब्सटैंशियली विल ऐड हाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर द फूड इंडस्ट्री। दस इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी कैन राइट इन द फूड इंडस्ट्री द एफिशिएंसी ऑफ द सप्लाई चेन इज वाइटल for profitability and safety. Where one link in the food supply chain isn't operating at peak performance, every other link in the supply chain is negatively affected, right? तो कोई भी एक न्यू जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नेगेटिवली डिसरप्ट हो रहा तो पूरे सप्लाई चेन को जो है वो डिसरप्ट करेगा। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इमर्जिंग फील्ड है। अराउंड 10 मिलियन जॉब्स जो है इंडिया में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू जो है जनरेट हो सकती है, राइट? 10 मिलियन जॉब जो जनरेट हो सकते हैं, इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्वाइट क्रूशियल है। नाउ अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है कि क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है, क्या क्या चैलेंजेस जो एसोसिएटेड है रिगार्डिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सबसे पहला इशू जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोमिनेंटली फूड का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, तो उस फूड के प्रोक्योरमेंट के लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हो गई, स्टोरेज दैट इज वेयर हाउसेस। तो प्रोमिनेंट इंडिया में इतने लार्ज वेयर हाउसेस नहीं है और सब्सटैंशियली फूड की जो भी रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया जा रहा है उसकी लाइफलाइन को एक्सटेंड करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होगी। कोल्ड स्टोरेज हो जहां पे उनको रखा जा सके और उनकी जो है फूड की डिके होने की या रॉ मटेरियल के डिके होने की प्रोबेबिलिटी लो हो तो कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट। तो अभी भी इंडिया में उतने मास लेवल पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि इंडिया के एक कॉर्नर से टाइमली जो है दूसरे कॉर्नर ऑफ द इंडिया में जो है इसको वो किया जा सके, सेल किया जा सकते या मूव किया जा सके। सब्सटैंशियली फर्दर इश्यूज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर के डोमेन में जैसे रोड का हुआ, रेलवे का हुआ, एयरपोर्ट्स का हुआ, अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट है इंडिया में क्वाइट हाई है और ये इन टर्न ब्रॉडली जो है क्या करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जो है एट लार्जर एक्सटेंट जो है इंपैक्ट करता है। तो जो सबसे पहला इशू जो प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड है वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स, जिसमें पुअर रोड्स along with लिमिटेड स्टोरेज और इनएडिक्वेट वेयर हाउसिंग along with कोल्ड स्टोरेज की जो लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को जो इंश्योर करता है। सब्सटैंशियली जो सप्लाई चेन का ओवरऑल मैकेनिज्म ये कहीं इंडिया में जो फ्रेगमेंटेड है, एक पार्ट में कहीं पे एक सेंटर प्रोक्योरमेंट का है, दूसरी जगह पे प्रोसेसिंग का है, तो बहुत ही फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दैट मींस कि जो कोऑर्डिनेशन का इशू है या फूड के मूवमेंट की या गुड्स के मूवमेंट की जो ट्रैकिंग है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सप्लाई चेन जो है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सप्लाई चेन अलॉन्ग विद द मल्टीपल इंटरमीडिएट्स, बहुत सारे बिचौलिए इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हायरार्की बहुत सारी बनी हुई है, तो एक फ्रैगमेंटेड जो है सप्लाई चेन क्वाइट एक नेगेटिव चैलेंज बना हुआ है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इशू पे। बियॉन्ड दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के होने के बावजूद भी अभी भी जो इंडिया में मास लेवल पे जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन जो फूड का मूवमेंट होता है, इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं है कि एक गुड का अगर मूवमेंट हो रहा है तो एक जगह से दूसरे जगह पे कितने टाइम पीरियड में गया, राइट? सब्सटैंशियली अब तक जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो एक इशू था हाईवेज पे जो है ट्रक्स जो है 2-3 दिन तक जो अपना गुड्स लेके जा रहे हैं वो खड़े रह जाते थे, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी, तो उस पर ट्रैकिंग नहीं हो पाती थी कि आखिर कहां पे ये आपका गुड का मूवमेंट हुआ। तो जो रियल टाइम डेटा है उसका लैकिंग होना कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चैलेंज जो है इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है, राइट? जिसमें कोई भी प्रॉपर डिजिटाइज ट्रैकिंग नहीं थी, राइट? बट विद सब्सटैंशियल जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ई वे बिल्स आए, राइट? तो अलग अलग टॉल या नाकाओं पे अब ट्रक्स को रुकने की जरूरत नहीं होती लंबे टाइम पीरियड तक, तो जो लॉजिस्टिक का मूवमेंट है वो इंप्रूव हो गया। लेकिन फॉर द टाइम पीरियड अभी भी ये रियल लाइफ चैलेंज बना हुआ है रिगार्डिंग मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैकिंग ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द गुड्स। सब्सटैंशियली जो अलग सप्लाई चेन मैनेजमेंट से एसोसिएटेड जो चैलेंजेस है वो है फूड सेफ्टी का।
क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइज नॉर्म पे अभी भी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इतनी स्टैंडर्डाइज नहीं की गई है कि जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है उनकी प्रोसेसिंग जो हो रही है वो इंटरनेशनल नॉर्म पे हो, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्म पे या प्रॉपर क्वालिटी अगर इंश्योर न किया जाए तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो है क्वालिटी का एक इशू जो है क्वाइट रैम्पेंट हो जाता है। तो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी का जो पर्सपेक्टिव है दैट इज रिलेटेड टू इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स एंड वीक एनफोर्समेंट इफेक्ट जो है ब्रॉडली क्या करता है, कंज्यूमर में एक नेगेटिव ट्रस्ट डेवलप करता है कि इनकी फूड क्वालिटी सही नहीं है, जो कि प्रोमिनेंटली जो है इन लार्जर टर्म जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जो है नेगेटिवली डिस्टर्ब करता है। तो दीज आर द 3-4 पॉइंट्स जो है हम अपने फर्स्ट पार्ट में चैलेंजेस में डाल सकते हैं, क्योंकि 125 वर्ड में हमें अपने आंसर को लिखना है। लेकिन सब्सटैंशियल जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमसे डिमांड कर रहा है, we have to mention the opportunities। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या एसोसिएटेड हैं? अपॉर्चुनिटीज एज डिस्कस की अराउंड $10 बिलियन का जो है लॉस, $10 बिलियन का लॉस जो है इस इंडस्ट्री में होता है एज पर नीति आयोग। एनुअली हर साल $10 बिलियन का जो है लॉस होता है। तो अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर इंप्रूव हुआ है तो इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है सब्सटैंशियली इंप्रूव होगी इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इकोनॉमिक वायबल ऑप्शन हो जाएगा। $10 बिलियन का नुकसान जो हम सह रहे हैं, अगर इस चीज को स्ट्रेंथन कर दिया जाए तो वी विल गेन दिस $10 बिलियन। सब्सटैंशियली सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है एक इमर्जिंग फील्ड है, यानी कि अपने साथ कई सारी और अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही है इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक क्वाइट इंपॉर्टेंट क्रूशियल फील्ड है। लाइक इंडिया में एज एक्सपेक्टेड कि बाय 2027 अराउंड 10 मिलियन जॉब्स विल बी जनरेटेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन द फील्ड ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दस एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है। एंड बियॉन्ड अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर इंप्रूव होता है तो टाइमली डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, राइट। टाइमली डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि there would be saving of time, समय की बचत होगी, and that will in turn lead to greater economic growth and substantially in turn ensure innovation, research and development, and will boost further consumption demand को जो है boost करेगा, right। क्योंकि टाइम बच रहा है भाई, टाइम बच रहा है तो आप जो है अपने टाइम के साथ साथ इकोनॉमिक सेविंग भी हो रही है। जो सप्लाई चेन में मैन मैनेजमेंट में गुड्स के मूवमेंट में जो भी फ्यूल का कंजम्पशन था वो कम हो रहा है। तो ये सारा जो बचत हो रहा है इन टर्न विद दिस इकोनॉमिक सेविंग आप क्या करेंगे और इस चीज को एनहेंस, इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। तो इनोवेशन होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, एंड फर्दर इसकी वजह से मोर एंड मोर गुड्स विल बी प्रोड्यूस एंड मेड श्योर कि ये जो एंड ऑन कंज्यूमर तक जाए, तो कमोडिटी का प्राइस कम और इन टर्न ब्रॉडर लेवल पे जो है ये आपके डिमांड को बूस्ट करेगा। तो दीज आर द सर्टेन अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बियॉन्ड दैट जो प्रोमिनेंट एक इशू था यहाँ पे ट्रैकिंग का कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में गुड्स के मूवमेंट की ट्रैकिंग नहीं हो पाती, जिसके वजह से एक चैलेंज राइज करता है। तो डिजिटाइजेशन का पर्सपेक्टिव विद टाइम जो डिजिटाइजेशन का भी पर्सपेक्टिव इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में थ्रू इन्फ्यूजन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है बढ़ता जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूटिलाइजेशन एज एन अपॉर्चुनिटी इन दिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो कि ब्रॉडर जो है गुड्स की ट्रेसेबिलिटी को जो है इंश्योर करेगा। सब्सटैंशियली गवर्नमेंट जो है एफर्ट्स ले रही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फर्दर एनहेंस बूस्ट करने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल ई-नैम जैसा पोर्टल जो है बनाया गया है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जो है इसको डिजिटाइज किया गया है कि फार्मर्स अपने गुड्स का जो भी फार्म प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको जो है ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे एंड ऑल ओवर इंडिया से इनकी जो है डिमांड बन सकेगी। एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये इंश्योर करेगा कि जो गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं ऑनलाइन, यानी यूपी में अगर प्रोडक्शन हो रहा है और ई-नैम पोर्टल पे यूपी का फार्मर अगर प्रोडक्ट्स को जो रजिस्टर कर रहा है तो पीपल from Kerala can buy it if they wish। और सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है वो इंश्योर करेगा इन गुड्स के मूवमेंट का। सब्सटैंशियली इस फील्ड को रिफॉर्म करने के लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, जो कि रिसर्च इनोवेशन को बूस्ट कर सके। सब्सटैंशियली इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेफिसिट था उसको कर्टेल करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है पीएम गति शक्ति योजना जो है इंटेंट की है, जिसमें अराउंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अराउंड 1 लाख अराउंड 111 करोड़ जो है 111 करोड़ का जो है
फंड इन्वेस्टमेंट है जस्ट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स एंड हाईवेज, इनका जो इंप्रूवमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉटलनेक है उसको एड्रेस करने में, कोल्ड स्टोरेजेस का कंस्ट्रक्शन, वेयर हाउसेज का कंस्ट्रक्शन थ्रू दिस पीएम गति शक्ति स्कीम जो है प्रोमिनेंटली गवर्नमेंट इंटेंड कर रही, जो कि ब्रॉडली जो है लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करेगा सब्सटैंशियली, क्योंकि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इमर्जिंग फील्ड है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफी वॉल्यूम में आएगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एज एन इमर्जिंग फील्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी ग्रेजुअली इंप्रूव होगा, यानी कि गवर्नमेंट के साथ साथ देयर विल बी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड दैट विल इन टर्न लीड टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। एंड सब्सटैंशियली जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स जैसे आज के टाइम पे देखोगे फूड डिलीवरी एप्स लाइक अमेजन है, आपके जोमेटो हुए, जेप्टो हुए, ब्लिंकिट हुए, ऐसे जो आपके डिलीवरी एप्स है, सब्सटैंशियली अग्रीटेक में देखेंगे आप देहात जैसा जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो विद ग्रेजुअल टाइम जो सप्लाई चेन को एनहेंस करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए विद टाइम जो और स्ट्रेंथन होगा। दस सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपने साथ जो चैलेंजेस कंटेन करता है, उन चैलेंजेस को अगर सूटेबली एड्रेस किया जा सके तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह इन द पर्टिकुलर इन फूड इंडस्ट्री जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इन्फ्यूजन, राइट, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इन्फ्यूजन एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आएगी, एंड सब्सटैंशियली टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन होगा। एक काफी इमर्जिंग जो है फील्ड है जो कि ब्रॉडली इंडिया की इकोनॉमी को फर्दर एनहेंस कर सकती है, राइट, फर्दर एनहेंस कर सकती है, और एक वायबल ऑप्शन इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी जो है ये सूटेबली बन सकती है। दस इन द कंक्लूजन पार्ट वी कैन मेंशन कि जो भी चैलेंजेस इससे एसोसिएटेड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप, इनएफिशिएंसी, लेकिन विद ड्यू मेजर्स लाइक टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, पॉलिसी सपोर्ट, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन पॉलिसी सपोर्ट के थ्रू जो है विद प्रॉपर इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ये सेक्टर जो है प्रोमिनेंटली वी कैन इम्प्रूव एंड एंश्योर दैट की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कि एक सनराइजिंग फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है, उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है, राइट। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी कैन राइट इन दिस क्वेश्चन का मॉडल आंसर। सब पहले वाले पार्ट में चैलेंजेस को एड्रेस कर लिया है हमने, सब्सटैंशियली सेकंड पार्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अपने साथ साथ लेके आता है, एंड सब्सटैंशियली कुछ डेटा जो है सब्सटैंशियली हमने यहाँ पे फीड कर दिए हैं कि इससे एसोसिएट जो वैल्यू एडिशन है वो अपने आप मॉडल आंसर में कर सकते हैं। नाउ प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस is related to industrial policy से related equation है। Question talks about analyze the changes in India's industrial policy since 1991 and their effects on industrial growth। तो इंडिया में जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है पोस्ट 1991 उनमें क्या क्या चेंजेस लेके आए गए एंड हाउ दे हैव प्रोमिनेंटली अफेक्टेड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, राइट। ये 8 मार्कर क्वेश्चन है फॉर ए 125 वर्ड आंसर। तो सबसे पहले हमें चेंजेस बताने हैं और ब्रॉडर उनके इफेक्ट्स क्या रहे हैं इंडिया पे, इस पे जो है हमें प्रोमिनेंटली एड्रेस करना है ना। एज यू नो कि प्रियर टू 1991 से जो है पहले जो है इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह था, प्रोमिनेंटली एक सोशलिस्ट पैटर्न पे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिसमें गवर्नमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। जो स्टेट का जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी थी प्रोमिनेंटली स्टेट ड्रिवन थी, गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे कंट्री का था वो प्रोमिनेंटली स्टेट लेड PSUs के द्वारा किया जाता था। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन क्वाइट एबिस्मल एंड लो था, राइट, क्वाइट एबिस्मल एंड लो था। लेकिन ये एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस को जस्ट बिकॉज कि जो हमारे PSUs थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इतने वायबल नहीं थे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो बहुत ही लो था एंड लार्जली पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा था और गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज कम से कम थे, दैट लेड टू इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी। तो 1991 में इशू लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमें फेस करना पड़ा था। हमारे पास 15 दिन के लिए ही जो है फॉरेक्स रिजर्व था जिससे हम अपने क्रूड ऑयल या बाकी चीजों को जो इंपोर्ट कराते थे उसको अफोर्ड कर पाते। इसलिए इन द ईयर 1991 रिफॉर्म्स लिए गए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए इन द फॉर्म ऑफ LPG रिफॉर्म्स लेड बाय PV नरसिम्हा राव एज वेल एज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है मनमोहन सिंह, राइट, इसीलिए इसको जो राव मनमोहन मॉडल बोलते हैं। दैट लेड टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रेजुअल ओपनिंग ऑफ आवर इकोनॉमी। दस सब्सटैंशियली इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया पोस्ट 1991 had gone for structural reforms in the form of openness of the economy earlier, which was largely a straight control or protectionist model of the economy.
प्रोटेक्शनिक मॉडल ऑफ द इकोनॉमी एंड ग्रेजुअल गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाद जो है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाद जो हमारी मार्केट है, हमारी इकोनॉमी है, उसको लिबरलाइज कर लिया और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होगी। मार्केट फोर्सेस के बिहाफ पे, सप्लाई एंड डिमांड सप्लाई के बिहाफ पे जो प्रोमिनेंटली हमारी इकोनॉमी पोस्ट 1991 जो है हो गई, जो कि हमारे ब्रॉडर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को कहीं ना कहीं बताता है, राइट। तो इंट्रोडक्शन में इन 20-30 वर्ड्स हम इन वर्ड्स का चूज करके इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। नाउ सब्सटैंशियली जो हम यहाँ पूछ रहे हैं कि चेंजेस क्या हुए इंडिया के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहला चेंज जो हुआ वो था एलपीजी रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से हमारी मार्केट्स को जो है लिबरलाइज कर दिया गया। अर्लियर जो था एक मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एमआरटीपी एक्ट के फॉर्म में गवर्नमेंट की अपनी मोनोपोली थी, गवर्नमेंट लेड डेवलपमेंट प्रोमिनेंटली होते थे, जिसको विद द ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी जब मार्केट को लिबरलाइज कर दिया गया तो ऐसे लाइसेंस राज और एमआरटीपी एक्ट को जो ऑल टुगेदर अबॉलिश कर दिया गया। that led to increase in businesses और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स था उनका रिडक्शन हुआ, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन सेक्टर जो कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, उनमें जो है प्रोमिनेंटली गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहा। रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स लाइक फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है प्रोमिनेंटली विद टाइम जो है लिबरलाइज कर दिया गया, राइट। तो एक ऐसा जो है चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखा गया सब्सटैंशियली। एज वी डिस्कस की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे इंडिया में था वो प्रोमिनेंटली स्टेट लेड पीएसयूज द्वारा था, मैन्युफैक्चरिंग हेविली डोमिनेटेड बाय स्टेट लेड पीएसयूज, लेकिन वो लॉस मेकिंग में थी, प्रॉफिटेबल नहीं थी। दस पीएसयूज लाइक बीएसएनएल वेयर प्राइवेटाइज, उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, राइट, प्राइवेटाइज कर दिया गया और गवर्नमेंट ने अपना रोल जो है रेस्ट्रिक्ट कर लिया। लार्जली मार्केट को जो है ये फंक्शंस दे दिए जो भी आपकी प्रोमिनेंटली जो प्रॉफिट ड्रिवन थी, राइट, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज जो प्रोमिनेंटली जो है ग्रेजुअली इंप्रूव होता गया। एज वी विटनेस की जो टेलीकॉम का सेक्टर या बैंकिंग का सेक्टर, नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए, आईटी सेक्टर रिफॉर्म्स आए, फार्मा में रेवोल्यूशन आए, ऑल बिकॉज गवर्नमेंट ने जो है दिस ब्रॉडर सेक्टर्स जो है अपने आप को जो है जो पीएसयूज थे उनको प्राइवेटाइज कर दिया था। और प्राइवेटाइज होने के बाद जो सिक मेकिंग इंडस्ट्री थी, जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थी प्राइवेट सेक्टर्स ने उनको जो है ऑक्यूपाई कर लिया, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की, उनको रिवैम्प किया और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में हेल्प किया। तो प्राइवेटाइजेशन भी एज एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो ग्रेजुअली विद टाइम जो है हमारी इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पोस्ट 1991 की सब्सटैंशियली। थर्ड जो पर्सपेक्टिव ग्लोबलाइजेशन का, इंडिया की इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, राइट, क्लोज्ड इकोनॉमी थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर या बाहर के इंटरनेशनल मार्केट का रोल इंडिया में कम था। लेकिन विद द ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी को जब ओपन किया गया पोस्ट 1991 एज एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दैट मींस वी वर मोर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड एंड इस ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव को अचीव करने के लिए जो गुड्स पे हम डोमेस्टिक गुड्स पे जो इंपोर्ट कराते थे, जो उन पे जो टैरिफ्स था वो सब्सटैंशियली रिड्यूस कर दिया गया ताकि बाहर से हम इंपोर्ट करा सके और यहाँ की पब्लिक के लिए क्वाइट अफोर्डेबल हो। तो टैरिफ्स का रिडक्शन देखने को मिला। जो भी ट्रेड बैरियर्स लगाते थे, ट्रेड बैरियर्स बाहर से लगाते थे, बाहर के गुड्स को जो भी है इंपोर्ट कराते थे, उनको ग्रेजुअली विद टाइम जो है रिड्यूस किया गया ताकि लार्जर पर्सपेक्टिव से हम अपनी इकोनॉमी को जो है ग्लोबल इकोनॉमी से जो है इंटीग्रेट कर सके। एंड इसी पर्सपेक्टिव से इंडिया में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर या इंटरनेशनल मार्केट को दिखी, दैट लेड टू फ्लरिशमेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। एफडीआई का लार्जर इनफ्लो होना शुरू हुआ। आज के कंटेम्प्रेरी टाइम पे आप देखेंगे इंडिया अमंग टॉप 5 कंट्रीज है जहां पे एफडीआई एट अ लार्जर अमाउंट जो है हर साल जो आता है, क्योंकि एक इमर्जिंग मार्केट है। ऑल बिकॉज क्योंकि ऐसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग ऑफ आवर इकोनॉमी जो है लिया गया। सब्सटैंशियली मेजर्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट जो है जो भी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज है उसमें ऑल टुगेदर अपना कंट्रोल न खत्म करके रेदर सर्टेन पार्ट ऑफ द शेयर को जो है डिसइन्वेस्ट किया, राइट, डिसइन्वेस्टमेंट और डीरेगुलेशन जैसा मेजर्स लिया। यानी कि गवर्नमेंट ने अपना जो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको सेल किया। दैट इन टर्न लेड टू इकोनॉमिक जनरेशन फंड्स का जो रिक्वायरमेंट थी वो गवर्नमेंट को मिली एंड सब्सटैंशियली प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इन दिस पीएसयूज जो है मैनेजमेंट रिफॉर्म लेके आया, राइट, मैनेजमेंट रिफॉर्म लेके आया, इनोवेशन टेक्नोलॉजी लेके आई, राइट, इनोवेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर अपने साथ लेके आएगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है लार्जली जो है हमारे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को प्रमोट करके आई एंड सब्सटैंशियली जो लेबर लॉस थे उनमें रिलैक्सेशन दिया गया इन सर्टेन सेक्टर्स ताकि प्राइवेट सेक्टर जो सूटेबली जो है अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं इंडियन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के बिहाफ पे। एंड सब्सटैंशियली बहुत ही बाबूइज्म देखने को मिला था हमारे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स।
तो इस रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को खत्म करने के लिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, उनका एक कोर पर्सपेक्टिव था टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन, की स्पीडियर फॉर्म में बिजनेस हो सके, इको फ्रेंडली एनवायरमेंट, बिजनेस फ्रेंडली जो है एनवायरमेंट डेवलप हो सके, इसलिए जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अलॉन्ग विद मॉडर्नाइजेशन पर डीपर एम्फेसिस था एज एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राइट। और उसके लिए गवर्नमेंट ने ब्रॉडर इंसेंटिव्स दिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो भी थी, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी हम देखें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है, गवर्नमेंट जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एज एन प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रन कर रही है, राइट। इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए सब्सटैंशली टैक्सेशन रिबेट, स्टैम्प ड्यूटीज में एग्जेम्पशन दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है, अलग अलग पार्क्स, बिजनेस पार्क्स बनाए जा रहे हैं। तो प्रोमिनेंटली जो है ये पूरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द फॉर्म ऑफ दिस आर ब्रॉडली टेक्नोलॉजी डूइंग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजिंग आवर इकोनॉमी, राइट। एंड सब्सटैंशली लार्जर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ न जाके जो इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ है जो दैट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके स्ट्रेंथनिंग पे थ्रू एमएसएमई एक्ट एंड थ्रू क्रेडिट डिसबर्सल इन द फॉर्म ऑफ लिंक्स, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट जो है एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने प्रोमिनेंटली दिया है, जो कि एमएसएमई को जो है प्रोमिनेंटली जो है सपोर्ट कर सके, एनहेंस कर सके, राइट। तो दीज आर द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज दैट हैव बीन इवॉल्व, इनके ब्रॉडर इंपैक्ट है, और इनके एज एन रिजल्टेंट ऑफ दिस हमारी कंट्री जो थी, इंडिया जो थी, इन 1991 वर्ल्ड की 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी बैक देन थी, एंड नाउ एज यू नो कि अभी जो है इन द मीन वाइल टाइम जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से लीव फॉरवर्ड करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी है। तो ये ब्रॉडर जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो रिफॉर्म ले गए, उन्हीं के ब्रॉडर पैरामीटर्स हैं। सब्सटैंशियली अराउंड $900 मिलियन की इकोनॉमी तब थी, लेकिन अभी लीव फॉरवर्ड करके अराउंड $4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी कंट्री हो चुकी है। तो इकोनॉमिक साइज में ग्रोथ देखने को मिला है, दस अगर हम अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ये देखने को क्या देखें तो क्या शो करता है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें प्रोमिनेंट एक्सेलरेशन एंड ग्रोथ देखने को मिला है, राइट। प्रोमिनेंट ग्रोथ एंड एक्सेलरेशन देखने को मिला है। हम लार्जली जो है इंपोर्ट पे रिलायंट होते थे, पर मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर में हम अपनी जो है इंपोर्ट्स की नीड को खत्म कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, राइट। सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट आया है, राइट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट आया है, सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप देखने को मिलता है, इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हो रहा है। जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज है वो इंडिया में आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम आपको दिखेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्फ्यूजन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इन्फ्यूजन, एंड सब्सटैंशियली जो हम अभी मैंने डिस्कस किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ टॉप 5 जो डेस्टिनेशन है इन द मैटर्स ऑफ एफडीआई, उसमें इंडिया वन ऑफ द प्रोमिनेंट है, राइट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ चॉइसेस है, जस्ट फॉर एग्जांपल जो हमारी सर्विसेज सेक्टर में उसमें आईटी सेक्टर हैविली डोमिनेट करता है। इंडिया एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, तो फार्मास्यूटिकल्स का जो एक हब इंडिया बना हुआ है वो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के इकोसिस्टम की वजह से ही बना हुआ है। सब्सटैंशियली इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में भी ग्रेटली जो है डाइवर्सिफिकेशन और कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिली। अलग अलग जो है ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे साउथ कोरिया की आपकी हुंडई देखने को मिलेगी, जापान की होंडा देखने को मिलेगी, एंड सब्सटैंशियली और भी ऑटोमोबाइल कंपनी विद ग्रोइंग टाइम जो है यहाँ पे अपनी कंपनीज को एस्टैब्लिश कर रही है। एलजी है, सैमसंग है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो इन्होंने क्या किया, सब्सटैंशियली इंडिया में जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ चॉइसेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्जली हेल्प किया है। और इन द टर्न कैसे रिजल्टेंट हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो ग्रेटली इंडिया में जो है विद टाइम जो है इंक्रीज हुआ, यानी कि गवर्नमेंट जो है एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रही है, और मेजर रोल है वो प्रोमिनेंटली अब जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोमिनेंटली विद जो कोर डिमांड थी कि क्या क्या चेंजेस लेके आए गए, राइट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इकोसिस्टम में, विद सब सर्टेन फैक्ट्स, एग्जांपल, डेटा हम यहाँ बता सकते हैं, एंड सब्सटैंशियली इनके ब्रॉडर इफेक्ट क्या रहे हैं। Broader effect in the form of increase foreign investment, in the increase private sector participation, in the increase technological infusion, right, technological infusion and rapid economic growth, along with और भी n number points दे सकते हैं, जैसे regional development में help कर रही हैं, employment generation में help कर रही हैं, right, innovation में, research and development में industrial policy जो है larger perspective में जो है हमें इंडिया की economy को prominently help कर रही है। Thus in the conclusion part we can write कि in summary जो industrial policy since 1991 है ये इंडिया की इकोनॉमी को जो है सब्सटैंशियली ट्रांसफॉर्म किया है, दैट हैड लेड टू ए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल
कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिफॉर्म्स लाइक एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो है डेवलपमेंट हुआ है. तो दीज आर द पॉइंट दैट वी कैन राइट इन द आंसर एंड एंश्योर कि 125 वर्ड में ये जो हम दोनों डायमेंशन में करीब 6 से 8 पॉइंट्स को लिख सकते हैं विद डेटा एंड फैक्ट.